हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 NCERT विषय रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 3 विद्युत रसायन यानी कि अध्याय 1 और 2 पूर्ण रूप से खत्म कर दिया हूँ 2 वीडियो में। केवल मैं थियरी का बात कर रहा हूँ। यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट में सब कुछ बताया गया है। प्लेलिस्ट में सब कुछ बताया गया है। कक्षा 12 क्लास 12 का है। NCERT विषय रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन पाठ है। तीसरा पार्ट विद्युत रसायन है। मैं आज इसी के बारे में चर्चा करूंगा। लास्ट तक अगर देखेंगे तो विद्युत रसायन पार्ट से मैं गारंटी लेता हूं कि आप विद्युत रसायन पार्ट से 100% स्कोर करेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा पार्ट यदि अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट दिया गया है, पहला दूसरा पार्ट जाके देख लीजिए। मैं लगातार हर एक पार्ट हर एक लेसन कवर कर रहा हूं क्योंकि आपको 95+ फोड़ना है। मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में क्लास 12 विषय रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन। पाठ का नाम है विद्युत रसायन है। चलिए, इसमें पहला हेडिंग है क्या, विद्युत रसायन किसे कहते हैं। सबसे पहले जब बात आ जाती है पाठ की, लेसन की, तो लेसन में सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि विद्युत रसायन आखिर होता क्या है। तो विद्युत रसायन में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन का कहलाता है। जैसे एक दूसरे पर, यानी कि रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा में जिसमें भी काम किया जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। समझ में आया ना। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में, एक दूसरे के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया ना। अब चलिए देखते हैं अगला हेडिंग, चालकत्व। चालकत्व आखिर क्या होता है। चालकत्व होता क्या है, किसी विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को विद्युत चालकत्व कहते हैं। जो धारा के मान में जो सहायता किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ ना। किसी विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में की गई सहायता, जो धारा के मान में प्रवाह के में जब जो सहायता की जाती है, किसी विद्युत अपघट्ट में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को विद्युत चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। क्लियर हुआ ना। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और जी = 1/r होता है। आर किससे होता है, प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। क्लियर हुआ चालकत्व। मुझे उम्मीद है चालकत्व भी क्लियर हुआ होगा और विद्युत रसायन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। ठीक, चलिए पेज अगले में करते हैं। अब देखिए, जो इसमें अगला हेडिंग है प्रतिरोध। ये क्लास 12 के ही फिजिक्स में भी है प्रतिरोध, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझिएगा, और 10th का भी फिजिक्स में था। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इसे ओम का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, इसको ओम का नियम भी आप कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ना। उसे प्रतिरोध अच्छा एक बार दूसरा वे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे वे में आप पहले प्रतिरोध समझ लीजिए, तब ये ओम का नियम एक प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। ये ओम का नियम समझ लीजिए। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मान में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रतिरोध के बारे में अच्छे से आप परिचित होंगे। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट बराहा, या आप सब जानते होंगे उसको, जिसमें से पानी बहता है, या नाला मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं। तो उसमें से जब पानी जो बहता है, यदि सपोज दैट कहीं पर बांध दिया जाए, उसको मेड़बंदी कर दिया जाए, तो क्या होगा, फिर से उधर जाएगा, या जिधर आप कटाएंगे उधर जाएगा। मतलब जिधर पानी जाता रहता है, ऑलरेडी जा रहा था, उधर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आप मेड़बंदी कर दिए, नाला को बंद कर दिए, पानी उधर जाएगा ही नहीं। तो क्लियर हुआ ना प्रतिरोध। तो क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तन रखा जाए तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती हो। ये समझ लीजिए ओम का नियम है, ठीक है ना। हेडिंग डाल देता हूँ ओम का नियम। तो प्रतिरोध मैं समझा दिया आपको, नाला है, समझ लीजिए, ओम का नियम था, समझ लो, ठीक है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है, देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तन रखी जाए तो विभवांतर किसे प्रेरित करते हैं, V से विभवांतर और धारा
के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह यही होता है ना, धारा ये होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्या? विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाता है, आई आर आ जाता है। तो R इक्वल टू निकाल लेंगे तो R क्या होता है, R इसका प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो चालकत्व तो देखिए क्या होता है, चालकत्व, चालकत्व का होता है कैपिटल G इक्वल टू 1/R, ये है चालकत्व। चालकत्व G बराबर निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होता है, V/I। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला R इक्वल टू 1/I, V/I है ना, यहाँ पर हम रख देंगे V/I। तो इसको हम पलट देते हैं, तो इसमें लिखेंगे किसी चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई के किसके समानुपाती होती है, उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल I है। और नीचे इसके देखिएगा थोड़ा सा और लिख दिया हूँ, चालक का प्रतिरोध परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका ना। अब देखिए ओम का नियम भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया और प्रतिरोध के बारे में भी आप चर्चा कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जल्दी जल्दी स्कोर करते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं और फिर लग जाएंगे हम सब न्यूमेरिकल में, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक संभव प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा। चलिए अगला देखते हैं अगले पेज में। देखिए वहाँ तक आप सब की हल किए था, तो वहाँ से हो जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/I, सॉरी A। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल। देखिए A इक्वल टू क्या होता है, R/L होता है, तो L/R लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू रो इंटू यल, जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो रो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ रो इक्वल क्या होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यल क्या है, लंबाई होता है, और ए क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। ए क्या होता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, और रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, लंबाई यल होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि मैं हर एक बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1 सेमी लंबाई, कितना लंबाई, 1 सेमी, परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी चालक, क्या, किसी चालक का प्रतिरोध को, किसी चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कैपिटल R इक्वल टू रो, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो वही विशिष्ट प्रतिरोध का तो यहाँ पर मैं परिभाषा बताया हूँ, जैसे मैं बताया था रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ही मैं इसमें बताया हूँ क्या होता है। फिर से देखते हैं कि 1 सेमी लंबाई, देखिए जो आप अभी जस्ट पहले निकाले थे यहाँ पर ऊपर, वही चीज़ तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही चीज़ है बिल्कुल। यदि यल इक्वल टू 1 सेमी और ए इक्वल टू क्या है, 1 सेमी स्क्वायर, तो 1 सेमी, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यल की वैल्यू 1 रखते हैं और ए की वैल्यू, तो कैपिटल R इक्वल टू रो निकल जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध मेरा निकल गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेल स्थिरांक आखिर क्या होता है। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इक्वल टू होता है x/a होता है। सेल स्थिरांक क्या होता है, x/a होता है। ये क्लियर समझ में आया ना। अब x क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होता है, x होता है। अब a क्या होता है, इलेक्ट्रोड के परिच्छेद क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के परिच्छेद क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए जो है इलेक्ट्रोड के परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब इसके आगे पेज में देखते हैं, कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूँ ना। देखिए भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई बहनों, आप सबको क्या करना है कि वीडियो को स्किप कर लेना है, आराम से इसे लिख लेना है। आप 500 रुपये कहीं मत दीजिए प्लीज़, इतना ज़रूर बात मेरा मान लीजिए कि आप सब पैसे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। आप अभी भी पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये जो नोट्स देते हैं भैया लोग, वो भी इसी प्रकार से नोट्स रहते हैं। तो मेरा यही आपसे मानना है, कहना है कि आप सब यही नोट्स बना ले जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नोट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ ये मैं अभी बता दूंगा आपको, कोई किसी दिन क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और मेन इसका नहीं कि सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेन जो है वो आपसे खुल के जिस दिन बात करेंगे कमेंट बॉक्स में, या जिस दिन मैं आपसे लाइव बात करूंगा संडे या शनिवार के दिन, अब जल्दी आने वाला हूँ लाइव आपके सामने आऊँगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व, ये क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और एक बात में ध्यान दीजिए आप सब, मैं आप कहोगे ये क्यों लिख के करते हो, आपको आता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
निगेटिव वे में मत हमेशा लिया करो। बात ये रही कि जब मैं लिख कर बताऊंगा तो आपको यही चीज़ समझने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब जब अगर मान लीजिए मैं रेस में करता हूँ, जल्दी जल्दी लिखता हूँ, तो आप सब कहेंगे कि आपका राइटिंग ही नहीं जाता, मतलब किसी भी प्रकार से फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं सोचा कुछ सुन लूँगा थोड़ा बहुत ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप सब भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अगर किसी से कुछ कमेंट करें तो प्लीज़ एक बार समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे वो जगह होते तो क्या करते। ठीक है चलो, चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व ये आखिर होता क्या है? ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रेरित करते हैं? इसे जी से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ ना? जबकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। दोनों समझिएगा, दोनों में डिफरेंट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और ध्यान देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी कि जब चालकत्व आ जाता है तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, और जब विशिष्ट चालकत्व आ जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। ठीक, समझ में आई बात ना? यहाँ पर प्रतिरोध लगा देना, इसी के उसको कहते हैं क्या? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अब इसे किसे प्रेरित करते हैं? के कप्पा से दर्शाते हैं। कटप्पा नहीं, के से कप्पा होता है भाई, तो के कप्पा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब ये जी चालकत्व हो गया और के क्या हुआ? विशिष्ट चालकत्व। अब देखेंगे दोनों में अंतर। 1/r इक्वल टू 1/रो इंटू 1/L/1। क्लियर, समझ में आया भाई? अब 1/r इक्वल टू 1/रो गुड़े ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो 1/r इक्वल टू, हम इसकी जगह पर के रख सकता हूँ, यही चीज़ रखा हूँ। तो जे इक्वल टू क्या हो गया? के A/L। के क्या है इसमें? जे गुड़े सेल स्थिरांक है, और के इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो जे गुड़े एल अपान ए, तो इसको कर लेना, बहुत आसान है। अब चलता हूँ अगले में, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? क्या तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? अच्छा समझना, किसी वैद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्ट का घुला हो, वैद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम इसमें घुला हो, सॉरी, इसमें कितना घुला हो? 1 ग्राम घुला हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। पहली बात समझिए, वैद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांकी भार अगर घुला हो तो उसे हम तुल्यांकी चालकता, ध्यान समझिए, क्या घुला हो? वैद्युत अपघट्ट का घुला हो वो तुल्यांकी चालकता कहते हैं। समझ में आया क्या? जो विलयन है वो चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्ट, देखिए वैद्युत अपघट्ट अगर इसमें 1 ग्राम घोल दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो लेमडा बराबर क्या है? लेमडा बराबर के इंटू वी। लेमडा क्या होता है? तुल्यांकी चालकता होता है, और के क्या है? विशिष्ट चालकता, और वी क्या है? विलयन की आयतन है। ठीक है, विलयन का आयतन है। अब तुल्यांकी चालकता भी आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है? चलो मैं आपको बता दूं, जब तुल्यांकी चालकता पूछेगा तो मोलर चालकता जरूर से पूछेगा। समझ में आया ना? यदि आपके पास टाइम है तभी आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ना अधूरा वीडियो अगर छोड़ देंगे तो ये पार्ट आपका अधूरा रह जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले, आज 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 साल बाद, तो भी देखिएगा, लेकिन अगर देखिएगा तो पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी पीछे है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए मोलर चालकता क्या होता है? इस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम अणु घुला हो, इसमें क्या हो? उसमें भी 1 ग्राम अणु घुला था, इसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। और इसे न्यू से दर्शाते हैं। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है? के इंटू वी। के क्या है? विशिष्ट चालकता, जिस प्रकार से आप अभी जस्ट ज्ञात किए थे। वी क्या है? विलयन का आयतन। न्यू क्या है? मोलर चालकता है। क्लियर? तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000/c। तो न्यू इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और वी बराबर तब न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जानते ही हो। अब देखिए चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, तो इसके जैसे अभी आप हैं, ठीक है, आपको भी कोई पीछे खड़ा होगा धक्का देने के लिए कि आप ना पढ़ें, कोई ना कोई जरूर दुश्मन रहता है। समझ में आया ना? अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, यदि आपका मन है पढ़ने के लिए, तो आपको जरूर एक कमेंट आ जाएगा
कि आप ना पढ़िए, ऐसा गलत काम है। मैं भी नहीं पढ़ता, आप भी मत पढ़िए, ये रहा, ऐसा कहा जाता है। चलिए, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक है देखते हैं। ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो अब देखिए जो बताया अभी, जैसे कि ताप बढ़ाने से आयनों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ाने से? ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है। जब चालकता बढ़ेगी, जब आयनों की जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी भैया, तब तो आराम से चालकता भी बढ़ जाएगी। यही प्रभावित करने वाले कारक है। अब अगले पेज में देखते हैं। अब देखिए श्यानता क्या होता है। मैं एक एक हेडिंग बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ और छोटा छोटा हेडिंग भी लेकर आया हूँ। श्यानता क्या होता है? विलयन की श्यानता जितनी कम होती है, चालकता उतनी ही अधिक होती है। जितना कम होगा श्यानता, उतना ही अधिक होगा क्या, चालकता। उतना ही चालकता अधिक होगा। जितना ही श्यानता कम होगा, उतना ही चालकता क्या होगा, अधिक होगा। अब क्या आता है? विलायकीकरण। ये क्या होता है विलायकीकरण? ये होता है विलेय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना। किसका? विलेय और विलायक के अणु से जब जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। और विलायकीकरण के बाद अणुओं का आकार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अणुओं का आकार क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। विलायकीकरण के बाद अणुओं की आकार बढ़ जाता है, और जिससे उनकी चालकता घट जाती है। और जब भैया जब विलायकीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, चालकता अपने आप घट जाएगा। ये विलायकीकरण, यह ताप को प्रभावित करने वाला कारक में ही है, अलग से हेडिंग नहीं, उसी में कारक को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वही के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ उसमें भी। अब आयनों के बीच लगने वाला बल ये क्या होता है? आयनों के बीच लगने वाला बल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उनकी चालकता घटती जाती है। क्या बढ़ता जाता है? जैसे जैसे क्या बढ़ता जाता है, आयनों की, देखिए फिर से, आयनों के बीच लगने वाला जो बल है, जब आयन, दोनों आयन, जैसे मान ले तो कोई आयन है, उनके बीच जब जो लगने वाला बल है वो बढ़ता जाता है, तो उनकी चालकता क्या होगी, ऑटोमेटिक घटती चली जाएगी। अब देखते हैं अगला क्या है, तनुता। तनुता आखिर क्या होता है? तनुता बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता बढ़ जाती है। फिर से समझेंगे इसे। जो तनुता है, यदि तनुता बढ़ने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में? ये तो रहे कुछ प्रभावित करने वाले कारक। अब अगले पेज में अगले हेडिंग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले पेज और अगले हेडिंग में। अब देखिए अगला हेडिंग जो है आपका नेक्स्ट पेज में लेकर आ गया हूं मैं। क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर। देखिए पहले हेडिंग देख लीजिए, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या होता है अनंत तनुता? अनंत तनुता के बारे में, तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ूंगा मैं। ठीक है, अनंत तनुता ये होता क्या है आखिर? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर, क्या तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है? तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है। पहले क्या होगा, तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ेगा और फिर स्थिर हो जाता है, और इसी चालकता को अनंत तनुता का तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। समझ में है ना? और इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और इसे लेम्डा इनफाइनाइट या लेम्डा जीरो से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया ना अनंत तनुता? ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई साहब। अब अगला हेडिंग है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब तक तुल्यांकी चालकता पढ़े, अब मोलर चालकता पढ़ लो। ये क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती है। पहले क्या होगा, जब तनुता बढ़ाएंगे तो तुल्यांकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्या है आपका अनंत तनुता? क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा जब कि तनुता पर क्या होता है, जब बढ़ाएंगे वैद्युत अपघट्य तो चालकता बढ़ती है और अधिकतम मान प्राप्त करके स्थिर हो जाती है। जब मान प्राप्त कर लेगी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसी मान को अनंत तनुता कहते हैं। इसे न्यू जीरो और न्यू इनफाइनाइट, जैसे वो था आपका, वो क्या था, लेम्डा जीरो और लेम्डा इनफाइनाइट था, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये न्यू जीरो और न्यू इनफाइनाइट है। अब अगला है जैसे मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध।
किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तनुता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। क्या होती है? तनुता के साथ साथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा जो है, प्रबल विद्युत अपघट्ट में मोलर चालकताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और यह निम्न समीकरण के अनुसार होता है। जैसे न्यू वी है इक्वल टू न्यू जीरो माइनस बी, देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान। देखिए मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध है, पूछता नहीं उतना पढ़ लीजिए, बेस्ट है ना, ये पूछता नहीं है बट पढ़ लीजिए। देखिए फिर से, मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध जब आएगा तो यही लिखिएगा कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तनुता बढ़ने के साथ। जब मोलर चालकता, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए रटने वाला चीज नहीं है केमिस्ट्री, समझने वाला है। जब वैद्युत क्या होगा, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जब बढ़ेगा तो साथ साथ सब कुछ बढ़ेगा। जब जैसे मान लेते हैं कुछ बढ़ रहा है, आपका एज बढ़ रहा है तो आप भी तो बड़े होंगे। अच्छा बुढ़ा थोड़ी ना अभी इतना जल्दी, तो आप अपने एज में, मैं बता रहा हूँ ना, ये होगा। ठीक है ना। अब ये होगा, अब इसको भी आप कर लीजिएगा। देखिए क्या है, बी क्या हो गया आपका नियतांक है, सी क्या है सांद्र है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए 3 पॉइंट है इसमें, तनुता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मोलर चालकताओं की में वृद्धि और प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तनुता तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघट्टों में अधिक होती है। ठीक है ना। ये तो तीनों पॉइंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ लेना यार ना, पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ो फोड़ के आओ एग्जाम में, मैं चाहता हूँ ये कोलराउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना कोलराउस का नियम और इसके उपयोग। इसलिए मैं बहुत बेहतर तरीके से लेकर आ गया हूँ कोलराउस का नियम और इसके जो है उपयोग भी लेकर आ गया हूँ मैं। ठीक है ना। चलिए, और इसका उपयोग भी 2-3 बताऊंगा मैं। देखिए किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, पहले ये समझिएगा, मैं इसी में बताता रहूँगा आपको। देखिए ठीक, यहाँ ऊपर मैं बताऊंगा, इस पे ध्यान देना थोड़ा। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, अनंत क्या होता है, इनफाइनाइट, पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता यानी कि क्या हो गया, लेमडा, लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों, यानी कि एक बार क्या होगा धनायन होगा और एक बार क्या होगा ऋणायन होगा। ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग, योग मतलब जुड़ाना, योग के क्या होता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम। फिर से समझिए, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है, लेमडा, लेमडा अगर तुल्यांकी चालकता आप पढ़े होंगे तो ये पता होगा आपको, लेमडा इनफाइनाइट। ठीक, ये हुआ। अब कहता है कि उसी तुल्यांकी चालकता के धनात्मक और ऋणात्मक 2 बार, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक के योग की, योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। वही चीज तो लिखा हूँ, उसी को क्या कहते हैं हम, कोलराउस का नियम कहते हैं। यही चीज देखिए यहाँ पर भी लिखा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर, मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया होगा। अब लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है आपको पता होगा, अनंत होता है, यानी कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लेमडा होता है ना, पता होगा आपको, तो अनंत तनुता पर ज्ञात किया। अब इसको भी देखिए एक बार फिर से, मैं कोलराउस का नियम एक बार फिर से कवर करने वाला हूँ, इसी के नीचे एक बार समझा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 10 बार मैं 2 बार 3 बार समझा रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार, किसी वैद्युत अपघट्ट मान लेते हैं कि अनंत तनुता, अनंत भैया क्या होता है पहले बताओ, अनंत मतलब इनफाइनाइट ही होता है ना। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है, लेमडा, और अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर ज्ञात करना है, यानी कि इनफाइनाइट पर ज्ञात करना है। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के, फिर से अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता एक बार धनायन होता है और एक बार क्या होता है, ऋणायन होता है, और उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है, वही कोलराउस का नियम है। ठीक है ना। अब लेमडा प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत तनुता पर धनायनों की तुल्यांकी चालकता, और एक बार माइनस जब लेंगे तो क्या होगा, अनंत तनुता पर ऋणायन, मतलब वही चीज जो कहा है, एक बार ऋणायन होगा और एक बार क्या होगा, धनायन होगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ पड़ता है आगे। ठीक है ना। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं इसका उपयोग, कोलराउस नियम के उपयोग। इसके उपयोग कौन कौन से हैं, इस नियम द्वारा किसी विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है, वियोजन की मात्रा ज्ञात किया जाता है कोलराउस के नियम द्वारा, हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा। दूसरा है, कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। किसकी किया जाता है, तुल्यांकी चालकता के।
इक्वल टू लेमडा वी अपन लेमडा इनफाइनाइट अल्फा इक्वल टू दिया गया है। और इसमें दिया गया है अल्फा क्या वियोजन की मात्रा, लेमडा वी क्या है आपका किसी तंत्र पर तुल्यांकी चालकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसका तीसरा रीजन देखते हैं, इसका तीसरा उपयोग, आखिर तीसरा उपयोग इसका होता कहाँ है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब इसका तीसरा उपयोग कहाँ होता है, तो कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। किसकी की जाती है गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना इसमें किया जाता है। कोलराउस में वियोजन की दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना किया जाता है। के इक्वल टू देखिए आपका फॉर्मूला दिया है, पढ़ लीजिए। चलते हैं अगला, सुचालक कुचालक अर्धचालक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुचालक कुचालक अर्धचालक शायद आप 8 से पढ़ते चले आए होंगे, शायद, जबरदस्ती कोई नहीं है भाई। तो सुचालक क्या है देखिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से प्रवाह हो सकता है, यानी कि विद्युत धारा जिसमें आसानी के साथ बहता है, उसी का क्या है एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है सुचालक। सुचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब जैसे कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें मतलब बहुत आसानी के साथ विद्युत धारा बह रहा है, वही क्या होता है सुचालक। कुचालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं। सुचालक का एकदम उल्टा कुचालक, मतलब नौवे से मालूम पड़ जा रहा है कि कुचालक मतलब गंदा काम किया होगा ये। तो गंदा काम यही धारा को प्रवाह नहीं होने देता, वो साला परेशान करता है। जैसे रबड़ हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक, इसमें धारा का प्रवाह थोड़ी ना होगा। रबड़ में अभी धारा लाइट छुआ दो तो उसमें थोड़ी ना प्रवाह होगा, तो वही चीज़ इसमें। अर्धचालक क्या होता है देख लीजिए, वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हुआ ना, किसका कम होता है, सुचालक। वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक से कम होता है और कुचालक से अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इसी प्रकार से ये अर्धचालक के बेस्ट एग्जाम्पल है, कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और कुछ सीखते हैं। अब हम देखेंगे क्या सुचालक के प्रकार। देखिए भाई, सुचालक के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कि सुचालक जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक, एक विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है ना, ये सुचालक के 2 प्रकार होते हैं बेस्ट। अब इसमें पहला हम देखेंगे धात्विक चालक। आखिर धात्विक चालक होता क्या है, तो धात्विक चालक इनमें या इसके अंतर्गत सभी प्रकार की धातुएं आती हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की धातुएं आती हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धात्विक चालक जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसमें जो धात्विक चालक है इसमें विद्युत धारा जो धारा बहता है वो किसके द्वारा बहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा बहता है, उसे क्या कहते हैं धात्विक चालक। अब देखिए विद्युत अपघटनीय चालक, 2 चालक होते हैं ना, सुचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक, विद्युत अपघटनीय चालक, 2 चालक है ना। तो इसमें देखेंगे ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब ये विराम रहे या ठीक रहे, ये बीमारी से झेल रहे हैं या ठीक रहे, वो वैसे ही काम करते हैं। जैसे कोई लोग हैं कि अगर कोई इनके ऊपर टेंशन आ जाता है तो उनको चेहरा देखकर आप नहीं जज कर सकते, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई कोई ऐसा है अगर परेशानी टूट पड़ी है ना, जैसा लगता है पहाड़ी उनके घर के ऊपर गिर पड़ा होगा ऊपर से। ठीक, तो उसी प्रकार से है विद्युत अपघटनीय चालक, नो टेंशन नो ड्रामा। यही करते हैं ये कि इनका कुछ नहीं है, कुछ भी परेशानी हो जाने पर वो एकदम वैसे ही व्यवहार करते हैं आपसे। ठीक है ना। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख लो, NaCl सोडियम क्लोराइड दे है, जैसे KCl है, इस प्रकार से है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक, जिससे कि मैं आपको बता चुका, अभी जस्ट बताया विद्युत अपघटनीय चालक धात्विक चालक क्या होता है, किसके प्रकार थे, और उनके बारे में थोड़ा मैंने नॉलेज भी लिया। अब वही अंतर इसमें बताना है। क्या बताना है अंतर, देखिएगा। जो इसकी चालकता बहुत उच्च होती है, इनकी जो चालकता है धात्विक चालक की, ये इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है। और जबकि विद्युत अपघटनीय चालक जो है इनकी चालकता बहुत कम होती है, ये ज़्यादा होती है ना, और इनका कम होता है विद्युत अपघटनीय चालक का चालकता। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, सुचालकों में ताप बढ़ाने से इनकी चालकता घट जाती है। जब सुचालक में जैसे ही ताप इनमें बढ़ाया गया तुरंत इसमें घट जाएगा। और इसमें भी ऐसे है, अगर इसमें ताप बढ़ाने पर चालक, मतलब धात्विक चालक का सेम उल्टा होता है भैया जी विद्युत अपघटनीय चालक। जो सुचालक में होता है, अगर सुचालक में ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघटनीय चालक में भी ताप बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इनमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा, और इसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं होता है, इनमें आयनों द्वारा होता है। किसमें द्वारा होता है, इसमें आयनों द्वारा होता है। विद्युत धात्विक चालक में
विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, और जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में विद्युत का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघट्य होता क्या है, ये बहुत लोग सुने हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, आज बता देता हूँ। विद्युत अपघट्य होता क्या है, अच्छे से सुनिएगा। ये वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब इनको अगर जल में घोल दिया जाता है, वो कैसे काम करेगा, सुचालक। ठीक है ना, सुचालक क्या होता है, इसके बारे में भी आगे भी सब चर्चा हम एक बार फिर से करेंगे, सुचालक क्या होता है। ठीक है ना, तो ये विद्युत अपघट्य है भैया। ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर भी सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब पहला है इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा है क्या, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य आखिर क्या होता है, ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो चीनी होता है। जैसे पानी में चीनी डाल देते हैं, चीनी पूर्ण रूप से उसमें गल जाता है और पता नहीं चलता। एक और चीज़ है, फिटकरी डाल देते हैं पानी में, गल जाता है, पता नहीं चलता। वो प्रबल वैद्युत अपघट्य के बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी इसी तरह के कई एग्जाम्पल है। चीनी और नमक भी डाल देते हो तो घुल जाता है, पता नहीं चलता। यूरिया जो खेतों में पड़ते हैं उसको भी डाल देते हो पानी में तो घुल जाता है। वही बेस्ट एग्जाम्पल है प्रबल वैद्युत अपघट्य का। जैसे चीनी हुआ, चीनी पानी में डाल दिए घुल गया, ऐसे नमक हुआ पानी में डाल दिए घुल गया, इसी प्रकार से। चलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य अगले पेज में देखते हैं। अब अपना क्या देखेंगे अपन लोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे एक बार प्रबल वैद्युत अपघट्य में बताया, चीनी पानी का बेस्ट एग्जाम्पल लिया। अब ये क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको भी बताएंगे क्या है ये। ऐसे वैद्युत अपघट्य देखिए जिनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे अगर इसको पानी में डाल दो तो वो ना घुले। जैसे अभी मान लेते हैं लोहा, बेस्ट एग्जाम्पल आपके तौर पे। मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल सारा उठाता हूँ, किसी से नहीं बताता हूँ, ना कि कुछ करता हूँ मैं किसी से। ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई नहीं बताएगा कि लोहा है, लेकिन आप अपने आप से समझिएगा, आप अपने आप से लिखिएगा, क्योंकि आपको लाना है। 90% मैं दिलाऊंगा, आपका साथ मुझे चाहिए। ठीक, अब इसमें हम अगला देखेंगे वियोजन की मात्रा आखिर क्या होता है। वियोजन की मात्रा ये है जो वियोजित अणुओं की कुल संख्या, वियोजित अणुओं की कुल संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। समझ में आया, फिर से देखते हैं एक बार। वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं, वियोजित अणुओं की कुल संख्या, वियोजित अणुओं की कुल संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ में आया ना, फिर से एक बार देखते हैं। वियोजन की मात्रा क्या होता है, वियोजित अणुओं की जो कुल संख्या होता है तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये वियोजन की मात्रा क्लियर हुआ होगा। अब वियोजन की जो मात्रा है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक कहा है जिस प्रकार से मैंने, कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई न कोई पैर खींचने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हर एक रास्ते पर देखते होंगे आप सब हर एक रास्ते में देखते होंगे ब्रेकर जरूर बना होता है। हाईवे का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी छोटे इलाका देखिए, क्योंकि जब आप देखिए हाईवे और उसके बारे में मैं मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा जल्दी बताऊंगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं। वियोजन की मात्रा को जो प्रभावित करने वाले कारक इसके, जब ताप बढ़ाने से श्यानता घटती है, इसलिए वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ताप बढ़ाएं और तुरंत श्यानता भैया घट जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। क्या होगा, तुरंत श्यानता तुरंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये ताप का प्रभाव है, ये ताप का प्रभाव। जैसे ताप बढ़ाते हैं तुरंत श्यानता घट जाती है, यानी कि वियोजन की मात्रा तुरंत क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्या है, तनुता का प्रभाव। इसका भी कुछ प्रभाव है। तनुता को बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, फटाफट बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं, समायन प्रभाव। ताप का प्रभाव पड़े, तनुता का प्रभाव पड़े, अगला देखते हैं समायन प्रभाव, इसी में है। चलो अगले पेज में। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट आपने देखा मैं कहा था। अब अगला है समायन प्रभाव। ये आखिर क्या होता है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के समान आयन मिलाने पर इनके आयनन की मात्रा घट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, समायन प्रभाव कहते हैं। समझ में
क्या है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के समान आयन मिलाने पर इनके आयनन की जो मात्रा होती है क्या होती है, ऑटोमेटिक घट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, समायन प्रभाव कहते हैं। ये क्लियर हुआ। और यह प्रभाव सिर्फ दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर ही लागू होता है, सब पर लागू नहीं होता। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम यानी कि एसिटिक अम्ल हुआ, और एसिटिक मिलाने पर इनकी आयनन की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। जब इन सोडियम और एसिटिक अम्ल जब मिलाएंगे आपस में, इनकी मात्रा घट जाती है, यही समायन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कुछ नए की तरीके से इलेक्ट्रोड क्या होता है आखिर। इलेक्ट्रोड आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रोड में पहला हेडिंग आ जाता है अर्ध से। इंपॉर्टेंट है, एनोड कैथोड के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। एनोड कैथोड के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो अर्ध सेल सबसे पहले देखते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, जैसे मान लेते हैं, अगले उसमें मैं बताता हूँ, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई टैंक है, क्या है, टैंक, और इसमें कुछ पड़ा हुआ है। अगर इसी में कुछ डुबो देते हैं तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो यही संरचना क्या होता है, एनोड होता है। मतलब अगर कोई जलीय विलयन में कुछ डाल देते हैं, बस कुछ नहीं दिक्कत। अब एनोड कैथोड के बारे में अच्छी से जानेंगे। देखिएगा, एनोड क्या होता है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। जिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण, जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम एनोड कहते हैं। चलिए कैथोड के बारे में, इसका एकदम सेम उल्टा होता है, चलिए देखते हैं। अब अगला हेडिंग क्या है, कैथोड, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। एकदम सेम उल्टा है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसकी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड देखते हैं, ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण और अपचयन में भाग नहीं लेते, केवल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का कार्य करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन में भाग नहीं लेते, यानी कि जैसे कोई खेल कूद है, कई लोग आपके भाई होंगे, दोस्त होंगे, कई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो वही चीज़ अगर आ गए इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, अपने भाई को समझ लेना कि मेरा भाई तो डांस में जाता ही नहीं, मेरा भाई तो गाना गाता ही नहीं, मेरा भाई डांस करता ही नहीं, मेरा भाई खेलता है ही नहीं। तो यही चीज़ समझ लेना है, या अपना दोस्त को समझ लेना, कोई चीज़। तो ये आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब आपका जो अगला आता है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए मैं लिख कर रखा हूँ ऑलरेडी, आप सबसे मैं अभी भी सॉरी कहता हूँ। सॉरी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ना लिखूँ तो कमेंट आते हैं कि भैया आपको आता नहीं, लिख के क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हो, अपना व्यूज बढ़ाते हो या अपना इसमें मिनट बढ़ाते हो, तो मतलब समझ सकते हो ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि जो 2 घंटे की बात उसमें आधे घंटे लगे, क्योंकि लिखने में टाइम तो जाता है, और टाइम जाता है तो आपको पता ही है, मैं लिख के पहले से ऑलरेडी, क्योंकि मैं अपना टाइम दे देता हूँ उसमें, सोचता हूँ शायद नहीं तो मेरे भाई लोग अगर दोस्त लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं सोचा, और यही सोचकर यही पढ़ाने आ गया लिख कर। अगर कहोगे, कमेंट करोगे, मैं अब से और अगले वीडियो से नहीं ऐसा करूँगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा पॉजिटिव वे में कि भैया अब की बार जब बताना तो लिख कर बताना सामने मेरे। तो ऐसे करूँगा, जैसे कहोगे वैसे करूँगा, मैं तैयार हूँ किसी भी वे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु का छड़ डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे अभी एनोड कैथोड के बारे में चर्चा किए थे हम सब, वैसे समझ लीजिए। मान लेते हैं जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु का छड़ डाला जाता है। मान लेते हैं जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड विभव है, ये कोई मान लेते हैं टैंक है सपोज दैट, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, और उसी में छड़ डाल दिया जाता है। तो संपर्क स्थल में जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। जब भैया किसी भी जल में या किसी, जैसे मान लेते हैं बाल्टी है, बाल्टी में आप बोतल डाल देते हो तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, ये कपड़ा डाल देते हो तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। जो वो प्रभाव पड़ेगा, जो उस विभव में उत्पन्न होगी, जो उसमें अंतर होगा, उसी को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगला देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चलिए अगले पेज में।
अब देखिए क्या था, इलेक्ट्रोड विभव जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी टैंक में डाल दिया जाता है तो प्रभाव तो होगा ही। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव देख लेते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में उसी धातु की छड़ को डालने पर 25 सेल्सियस ताप पर संपर्क स्थल में जो विभव उत्पन्न होता है, देखिए अगर कोई ऐसा छड़ है जो डाल देते हैं और वो 25 सेल्सियस ऊपर जाता है, जो उसमें से विभव उत्पन्न होता है 25 सेल्सियस का, उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर समझ में आया जो? और इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार मानक इलेक्ट्रोड विभव फिर से बता देता हूँ। देखिए टाइम व्यूज बढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि कितने लोगों तक ये पहुँचता है, कितने लोग इसे देखते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, मेरा ये मेन मकसद रहा और यही को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसा किया आपके लिए। ठीक है, तो इसे E0 से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये मैं डायग्राम भी थोड़ा बना दिया हूँ। अब अगला आ जाता है सेल। क्या होता है सेल? आप सब देखते होंगे, आप सब के बैटरी में लगता हो, टॉर्च में लगता होगा। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हूँ। और आज अपने जो चार्जर है होता है इमरजेंसी लाइट, और जिसे आप सब कहते हो जो चार्ज करके जला दिया जाता है, ये क्या होता है। और जो बैटरी रहता है जो 15-17 ऐसे कुछ रुपए का आता है, शायद मुझे कंफर्म मालूम नहीं। अब तो चाइना वाला ज़्यादा, मतलब चार्ज करने वाला ज़्यादा चलता है ना, तो वही चीज़ है, चाइना से ज़्यादा आता है ये सब माल। ठीक ठीक, चलिए सेल बताता हूँ। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखा जाता है। धारा के प्रवाह मतलब समझ ले हो, जैसे मैंने इमरजेंसी कोई लाइट लिया और वो जब उसमें बैटरी है, जब तक वो चार्ज रहेगा, मतलब इसमें ये नहीं कहा गया चार्ज है कि नहीं, अब इसके बारे में चर्चा करूंगा नीचे, लेकिन इसके पहले इसमें जान लेते हैं क्या है ये। जैसे सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखा जाता है, उसे सेल कहते हैं। 2 अर्ध सेल के संयोग से एक सेल बनता है। देखिए भाई साहब, जब 2 सेल को मिलाकर एक सेल बनाया जाता है, कभी भी अकेला सेल नहीं बन सकता। जब 2 चीज़ जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेल के रूप में निर्माण होता है। और उसमें धारा का बरकरार रहता है। धारा क्या होता है, बरकरार रहता है और धारा बना रहता है। ये क्लियर समझ में आया ना? ये सेल होता है। अब सेल के प्रकार, 2 सेल के प्रकार है। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ये दोनों क्लियर हुए ना? हाँ। अब इसमें क्या आता है, सेल के प्रकार। अब दोनों सेलों के प्रकार मैं देखता हूँ, चलो देखते हैं आगे। मैंने जिस प्रकार से बताया कि सेल 2 प्रकार से होते हैं और सेल 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और एनोड कैथोड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की है। अब बताता हूँ विद्युत अपघटनी सेल। क्या बताता हूँ? विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ये जो प्लस रहेगा वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करता है, और जो माइनस है वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया गया ना? विद्युत अपघटनी सेल फिर से समझेंगे। देखिए विद्युत समझ लीजिएगा, यहीं से मैं अर्थ निकाल रहा हूँ उसका, ठीक है। जो विद्युत को रसायन में चेंज कर दो उसे क्या कहता है, विद्युत अपघटनी सेल। याद हो गया होगा अब तो, बहुत आसान है यार। ऐसे टैंक बना देना, एक एनोड है, कैथोड है, कैथोड का से माइनस कर देना, इसको ऐसे प्लस कर देना, इसे समझ लेना, क्योंकि रट्टा नहीं जाता। रट्टा वो मारते हैं तोता जैसे होता है ना, वो चीज़ समझ लो। तो विद्युत अपघटनी सेल फिर से समझेंगे, जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर समझ में आया ना? अब विद्युत रासायनिक सेल आखिर होता क्या है? विद्युत अपघटनी सेल समझ में आया। अब विद्युत रासायनिक सेल सेम उल्टा, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा, देखिए विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। समझ में ना? ये रासायनिक ऊर्जा जो है ये किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। और इसमें सेम उल्टा, माइनस जो होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो कैथोड होगा, जैसे यहाँ पर टैंक बनाकर मैं बता देता हूँ आपको, ये टैंक हुआ। अब इसमें मान लेते हैं 2 चीज़ पड़े हैं, यहाँ पर क्या है मान लेते कुछ है, एक चीज़ ये, एक चीज़ ये है। अब ये जो माइनस है ये एनोड का काम करेगा, और जो ये प्लस है ये कैथोड का काम करेगा।
अब कोई जरूरी नहीं, कैथोड इधर भी लिख सकते हो, एनोड भी इधर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए दोनों में अंतर भी पूछता है, तो 4 अंतर हम देखेंगे, 4। ठीक, चलिए देखते हैं अंतर इसमें। वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, हेडिंग डाल लीजिए, डाल लिए हेडिंग। चलिए अब आता है इसमें क्या, वैद्युत अपघटनी सेल, और फिर आता है क्या, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, यह सेल वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये बताया था, जिसे वैद्युत ऊर्जा जब रहेगा तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, और वैद्युत रासायनिक जो रहेगा ये रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये समझ में आ गया ना। और इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। इस सेल को बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। ये जो दूसरा, इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। अब चलते हैं अगला, देखते हैं तीसरा। अब 2 अंतर आपने डिफरेंट देख लिया, अब तीसरा डिफरेंट देखेंगे। इस सेल में प्लस एनोड का और माइनस कैथोड का काम करता, अलग अलग कर दीजिए। जनाब बड़ा लिखो यार, समझ रहे हो ना बात को, बड़ा लिखने से ज़्यादा सही रहेगा। अभी एक में घोच पोच कर देते तो क्या होता, नंबर कम मिल जाता। तो इसे करना है, बड़ा बड़ा करना है, और अलग अलग ज़्यादा डिफरेंट पॉइंटदार समझना है। तो वैद्युत अपघटन के उपयोग, अब इसको उपयोग भी देख लीजिए। वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में होता है। किस में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में होता है वैद्युत अपघटन का उपयोग। दूसरा देखिए, वैद्युत अपघटन द्वारा फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा फ्लोरीन का और क्लोरीन का और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा गैसों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसमें गैस का क्या होता है, हमेशा उत्पादन किया जाता रहता है। अगला देखिएगा, इसके द्वारा महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे H2O2 आदि का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, H2O2 का निर्माण भी किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, वैद्युत लेपन में होता है। इसका उपयोग वैद्युत लेपन में होता है। ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए वैद्युत अपघटन के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाई साहब पढ़ लीजिएगा। वैद्युत अपघटन के नियम, चलिए इसमें पहला नियम माइकल जी ने नियम दिया था इसको। माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब दोनों के नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा नहीं, इसको लिखा नहीं था तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, नहीं तो कहोगे कोई लिखा नहीं कुछ, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ, जैसे मैं हर बार करता हूँ। वही चीज़ है ना, अगर पहले समझा दूंगा तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बिना देखे, बिना उपयोग किए आप उसको खरीदोगे नहीं। जैसे है निरमा आता है, सर्फ जिसे कहते हो आप सब, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही चीज़ इसमें है। पहले जब तक दिखेगा नहीं और तब तक आप सब समझ पाएंगे नहीं। चलिए लिखते हैं पहले, जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा ना, पर मुक्त, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, जैसे कोई विद्युत अपघट्य है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त हुए पदार्थ या मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त हुए पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है कि वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा जब प्रवाह की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन में, या मुक्त इलेक्ट्रॉन मत कहिए, जाने तो चालू को काट दो इसको ना,
या मुक्त हुए पदार्थ, जो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती। जैसे जो W है ये कार्य है, ये आवेश के समानुपाती होता है। देखिए क्या लिखा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि किया गया कार्य आवेश के अनुक्रमानुपाती है। देखिए यार आप बना सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखते हो, ठीक है ना। यही चीज़ है W प्रोपोर्शनल Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं प्रोपोर्शनल जब हटाऊंगा तो ZQ आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, Q बराबर क्या होता है, आप सबको पता होगा, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो Q की जगह यहाँ पे रख दूंगा, तो W बराबर Z इंटू IT। ये आया प्रथम नियम, ये प्रथम नियम आया, क्लियर हुआ ना। अब W क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा हो गया, ठीक। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या हो गया, Z हो गया। अब देखिए I क्या है, इसमें I क्या है, प्रवाहित धारा है या विद्युत धारा आप कह सकते हैं। विद्युत धारा क्या हो गया, I हो गया। बच रहा है क्या, T बच रहा है। T है आपका समय, T आपका समय हो गया। और W क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, ठीक। अब देखिए फैराडे नियतांक, इसको भी मैं ही बता दे रहा हूँ, मतलब लिख के, और आगे मैं लिखा हूँ आगे, ठीक है ना। फैराडे नियतांक क्या होता है, फैराडे नियतांक, तो सब हमेशा की तरह इस बार भी पहले लिख दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ। इसमें 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित, इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित, इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, क्या, इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1 फैराडे, क्या 1 फैराडे कहलाती है। इसे 1 फैराडे भी कहते हैं, ठीक है। 1 फैराडे किसे कहते हैं, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे 1 फैराडे कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यफ बराबर क्या होता है, कैपिटल N इक्वल टू E, ठीक है ना। अब यही फॉर्मूला है। अब यफ का मान देखिए, N क्या है, अवगोद्रो की संख्या, लिख लो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। N क्या है, अवगोद्रो की संख्या, अवगोद्रो की संख्या क्या होता है, अवगोद्रो की संख्या। और यफ क्या होता है, देखिए अब N ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, यफ और N का वैल्यू रखेंगे, और यफ का वैल्यू हमेशा क्या होता है, यफ का वैल्यू होता है 6.022, ये यफ का वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब इसी में गुणे 10 की घाते, आप इसको भी कर सकते हो, गुणे 10 की घाते 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो आता है, अगला हेडिंग जो है वो है दूसरा नियम। ये पहला नियम में था, इतना था कि प्रथम नियम भी दिए और फैराडे नियतांक भी है। अब देखते हैं दूसरा नियम अगले पेज में, चलो। अब हम सब देखेंगे दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम कहता है, यदि 2 भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्टों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात समान होते हैं। यदि समान समय तक समान धारा प्रवाहित होती है, उसे दूसरा नियम कहते हैं। वही कहा है कि दूसरा नियम कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य है और उसमें जब समान धारा प्रवाहित होती है, प्रबलता के समान समय तक प्रवाहित होती है, समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान तथा तुल्यांकी भार के अनुपात समान होते हैं। तो W/E इक्वल टू कांस्टेंट, तो W क्या होता है, मात्रा होता है, और E क्या होता है, तुल्यांकी भार हो गया। तो W1 इक्वल टू E1, W2/E2, और E1 क्या है, पहले पदार्थ की तुल्यांकी भार, और E2 क्या है, दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो दूसरा नियम भी आपको समझ में आया है। देखिए भाई, पहला दूसरा नियम अच्छे से क्लियर कर लेना, एग्जाम में चांसेस बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। W/E इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें कहा है समान समय समान धारा प्रवाहित होती है, तो वही दूसरा नियम है। चलिए अगले पेज में, अगला चलते हैं, धारा दक्षता क्या होता है। धारा दक्षता क्या होता है, किसी सेल में
विद्युत धारा प्रवाहित करने से होने वाली वास्तविक प्राप्ति और सैद्धांतिक प्राप्ति के अनुपात को धारा दक्षता कहते हैं। देखिए धारा दक्षता का यही याद कर लेना, वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति के अनुपात को धारा दक्षता कहते हैं। क्लियर हुआ? वास्तविक प्राप्ति और सैद्धांतिक प्राप्ति के अनुपात को धारा दक्षता कहते हैं। ये चीज़ आकर लिख देंगे, बस यही तो है यार। अगर मैं कहता हूँ आपसे, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो डिफिनेशन अपने आप दौड़ते हुए आ जाता है। इसका संक्षारण भी देख लीजिए। धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये बेस्ट एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अभी जैसे लोहे में जंग, जैसे लोहे बाहर है और उसमें बारिश भी हुआ, धूप भी हुआ, तो इस प्रकार की उपस्थिति में वो धीरे धीरे क्षय होकर लोहा कमज़ोर भी हो जाता है। अगर उसमें वो पड़ जाता है तो क्षय होने लगता है। जैसे जंग जगर पड़ गया तो लोहा कमज़ोर होने लगता है, समझ लेना। तो वही चीज़ इसमें की गई है। अब अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अब हम देखेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके आखिर कारक कितने हैं? मैं कहा था सबके लगभग कारक होते, किसी किसी के ज़्यादा कारक होते तो उसको दिखाया गया है। तो इसमें धातुओं की क्रियाशीलता, पहली बात तो वे धातुएं जो बहुत क्रियाशील होती हैं उनका संक्षारण भी बहुत तेजी से होता है, जबकि कम क्रियाशील धातुएं का संक्षारण भी कम होता है। समझ में आया ना? जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा उनका क्रियाशीलता भी ज़्यादा रहेगा। अभी जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट हवाई जहाज है मान लेते हैं, और ट्रेन है, दो चीज़ मान लेते हैं। और मान लेते हैं आपको जाना है गांव या कहीं भी जाना है टहलने, जितना अगर जहाज का टिकट मिल रहा है और उतने का ही ट्रेन का भी टिकट मिल रहा है, तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? जो जल्दी जाएगा, और जो जल्दी पहुंचाएगा उसी में जाना पसंद करेंगे ना, जो ज़्यादा तेज़ी से लेकर जाएगा। तो वही चीज़ इसमें कहा, धातुओं की क्रियाशीलता। दूसरा इसमें क्या है? वायु और आर्द्रता की उपस्थिति। ये आखिर क्या होता है? वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में संक्षारण क्या होता है? तेजी से होता है। संक्षारण क्या होता है? तेजी से होता है, जबकि इनकी उपस्थिति में संचरण नहीं होता। जब इनकी उपस्थिति रहेगा तो संचरण नहीं होगा, लेकिन वायु और जो आर्द्रता की उपस्थिति में संक्षारण इनका तेजी से होता है, और इनकी उपस्थिति में संचरण नहीं होता है। ठीक है ना? अब इसमें तीसरा हम देखेंगे वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। ये क्या होता है? वैद्युत अपघट्य जो होता है कि उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया तेजी से होती है। जब वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति रहेगा, वैद्युत अपघट्य की जब उपस्थिति रहेगा, तब ये समझ जाइएगा आप सब कि जब इसकी उपस्थिति है तो इसकी क्रिया भी बहुत तेजी से होगी। ये क्या होता है? वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। अब अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख के दिखाता हूँ उसे, ठीक है ना? चलिए अगले पेज में। अब अगला जो है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर। देखिए आज पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, कोई लिख के दिखाता हूँ, कोई नहीं। देखिए रीजन समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। जो लिख कर दिखाने योग्य होता है ज़्यादा, वो मैं लिख के दिखाता हूँ, और जो मैं समझता हूँ कि आपको इसी में समझा दूंगा, टाइम ना वेस्ट हो आपका, तो मैं उसी में समझा देता हूँ। समझ में आ गया ना? ये तो आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो पहले इसमें लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रोड विभव, यही चीज़ पहले लिखना। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। विभव में संबंध किसमें? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में बीच में जब संबंध ज्ञात करेंगे, संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया गया है। एक समीकरण द्वारा, क्या समीकरण द्वारा दिखाया गया है? जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। क्लियर है ना? ठीक। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण लिख के मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना? ये तो आपको क्लियर हुआ। मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं था, क्या है कि जो समीकरण है वही मुझे दिखाना है। ये इसका समीकरण देखिए भैया, इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि रटने वाला तो अभी तक काम नहीं बताया था, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको समझाया नहीं जा सकता। देखिए ई बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF। देखिए ई बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू लॉग
ओ यक्स इंटू वाई बटे आर ई डी। आप इसे क्या कह सकते हैं, रिडाक्स भी कह सकते हैं, यानी कि रिडाक्स। इसे आप क्या कह सकते हैं, रिडाक्स। आर ई डी जो होता है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिडाक्स से बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना। ई बराबर ई जीरो माइनस 2.303 आर टी बटे, यानी अब इंटू लाग जीरो यक्स वाई, सॉरी वो है यक्स वाई। अब देखिए नीचे आ रही है डी है तो रिडाक्स हो गया। अब इनके बारे में ई क्या है, ई जीरो क्या है, इन सब के बारे में अच्छे देखेंगे। ई क्या है और ई जीरो क्या है। ई है आपका इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ई हो गया। और ई जीरो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड। ई और ई जीरो आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना। ई किसे प्रदर्शित करते हैं और ई जीरो किसे प्रदर्शित करते हैं। अब आर देखते हैं, आर क्या है, आर होता है नियतांक। एक एक करके सबके देखेंगे। आर नियतांक होता है, इसका मान क्या होता है 0.0821। एक इसका मान है नियतांक का, आर का मान है। और टी का मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैं ले लिया 20 धन और यही 273 होता है, 273 सब में ऐड होगा। अब इसमें ज्ञात करेंगे तो जोड़ लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 7 2 9 3, ये के हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी दिखा नहीं यार, सॉरी मिस्टेक हो गया ना। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको मैं ऐड कर देंगे 293 किया है, कुछ भी ले सकते हैं। बच रहा है क्या, यन स्मॉल एन बच रहा है, तो ये होता है मोलों की संख्या होता है, हर में होता है, ये सब में होता है, मतलब मोलों की संख्या यन हो गया। बच क्या रहा है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है, फैराडे संख्या, क्या होता है फैराडे, सॉरी फैराडे संख्या होता है, फैराडे संख्या। इसका मान क्या होता है 96,500, सॉरी 96,000 क्या होता है 500 होता है, फैराडे संख्या का मान होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ ना, तो घबराइए मत, बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट हेडिंग के साथ। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यार याद कर लीजिएगा। अब हम सब देखेंगे विद्युत वाहक बल, ये आखिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आध दो नंबर पूछ लेता है भैया, 1-2 नंबर का बहुत कद्र है, बहुत ज़्यादा करना भी पड़ता है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, जब किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी सुचालक द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इनके बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया ना। कोई ऐसा सेल है जब दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी सुचालक द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, वो क्या होता है विद्युत वाहक बल। मतलब जैसे कोई 2 सुचालक है और उनको एक साथ में जोड़ दिया जाता है, वही क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है। और नेक्स्ट समीकरण भी देखा मैं, और उसका उपयोग भी देख लीजिए, क्या उपयोग होता है नेक्स्ट समीकरण का। 3 उपयोग बताऊंगा। पहला उपयोग देखते हैं आप सब। नेक्स्ट समीकरण के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए मैं विद्युत वाहक बल बताया, कोई जरूरी नहीं था उतना बताना, समझ में। तो विद्युत वाहक बल भी और नेक्स्ट समीकरण का उपयोग भी इसीलिए होता है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं कम से कम। तो अब अगला इसका, इस समीकरण द्वारा सेल के साम्य स्थिरांक को निर्धारित किया जाता है। किसका स्थिरांक जो है निर्धारित किया जाता है, किसका किया जाता है नेक्स्ट समीकरण का। नेक्स्ट समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारित किया जा सकता है। अगला है किसी स्वतः प्रवर्तित रिडाक्स क्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। किसी स्वतः प्रवर्तित रिडाक्स क्रिया, कोई भी स्वतः प्रवर्तित रिडाक्स क्रिया है और उसके द्वारा क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, अगला हेडिंग देखेंगे। चलो अब आपका क्या आ गया, सांद्रता सेल। ये क्या होता है, ऐसे सेल जिनके चालक बल समान, क्या होता है चालक बल समान, विद्युत अपघट्टों की भिन्न सांद्रताओं के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, जब विद्युत, किसके द्वारा होता है फिर से समझिए, बल जब समान विद्युत अपघट्टों को भिन्न सांद्रताओं के कारण होता है तो क्या कहलाता है, सांद्रता सेल कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार हम देखते हैं किसके द्वारा होता है। मैं अभी जस्ट में आपको बताया किस कारण होता है कि सांद्रता सेल जो होता है ये विद्युत अपघट्टों को भिन्न सांद्रताओं के कारण होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, विलय सांद्रता सेल। ये क्या होता है, ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोड समान हो किंतु विद्युत अपघट्ट के सांद्रताओं में अंतर हो। किसमें अंतर हो? विद्युत अपघट्ट के सांद्रताओं में अंतर हो। विलयन सांद्रता सेल कहते हैं। समझ में? अब अगला पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिनमें सांद्रताएं समान हो किंतु इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न हो। ये ऐसा सेल है जिनमें सांद्रता समान हो लेकिन इलेक्ट्रोड जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाता है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाता है ना। ये क्लियर हुआ? विलय सांद्रता सेल और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल दोनों क्लियर हुआ। अब उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल देखते हैं। ये क्या होता है? यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर अभिक्रिया वितरित होती है। देखिएगा, यदि किसी सेल को उसके विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर अभिक्रिया वितरित दिशा में होने लगे तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। क्लियर हुआ बात? ये ऐसा सेल है जो विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर अभिक्रिया वितरित दिशा में होने लगे तो ऐसे सेल को उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। और उत्क्रमणीय सेल होता क्या है? देख लीजिए, विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनुत्क्रमणीय सेल होता है कि विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये आज का अभी का लास्ट ट्रेडिंग, इस पार्ट का भी लास्ट ट्रेडिंग, ईंधन सेल। ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। जैसे COH2, CH4 आदि के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ये ईंधन सेल है। फिर से एक बार देखते हैं, ऐसे सेल है ये जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन 3 पूर्ण रूप से आपको समझ में आया, क्लियर हो गया है जहाँ तक चांस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखने की रही बात कि मैं जो कई चीज़ें लिख के रखा था ये ध्यान से समझ लो आप सब। पहली बात तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करना चाहता था। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करता, ध्यान समझिएगा आप इस बात को, अगर इसी चीज़ को मैं लिख के दिखाता, मुझे लगता है ये 2.5-3 घंटे जाता। यही ठीक है, समझ आई बात ना? लिख कर अगर दिखाता, और यही चीज़ अगर आपको मैं 1 घंटे 10 मिनट या 20 मिनट में जो दे रहा हूँ 10 मिनट में, तो क्या अच्छा ही है ना? तो इसलिए मैं लिख के किया था। अगर आप सब कहेंगे तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। यह आपको पर डिपेंड करता है, जैसे कहेंगे वैसे करूँगा, क्योंकि आपके हिसाब से मैं चलता हूँ। तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टीम में कोई नहीं है, मैं टीम में अकेला हूँ, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट मुझे अभी तक यूट्यूब से मिला नहीं। और इसीलिए अकेले टीम में काम करने से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्लास 12th का भी चलाता हूँ। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है एक वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर जरूर करिएगा प्लीज़ यार, शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप इस वीडियो को देखने के लिए। आपका अपना चैनल जरूर एक दिन सक्सेस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।